Hello, ladies and gentlemen. While you may be thinking about the compliance, one of the important compliance that is due for you as an entrepreneur or as a business owner, you must fulfill the compliance because at the end of the day, compliance is your vehicle to run your business effectively. Compliance important है. So कौन सा compliances है जो आपके ऊपर ड्यू है? GSTR 9, GSTR 9C, एनुअल रिटर्न एंड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जो आपको 31 दिसंबर 2023 या उससे पहले फाइल करनी है. सो फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022 एंड 2023, GSTR 9 ड्यू डेट इज 31 दिसंबर 2023. यानी आपको फाइनेंशियल ईयर 2022 एंड 2023 के ट्रांजेक्शन्स का GSTR 9 आपको 31 दिसंबर 2023 या उससे आपको पहले फाइल करनी है. So now what is GSTR 99C, to whom it is applicable, who is exempted from GSTR 99C, what are the transactions that would be reported under GSTR 99C, how the same would be reported. I am going to discuss all those in this video. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मजा आने वाला है, बिकॉज जब आप GSTR 99C की बात करते हैं, ये एक बहुत बड़ा फॉर्म है, काफ़ी सारे टेबल्स हैं जो आपको इंफॉर्मेशंस इन टेबल्स में फिलअप करने होते हैं. तो कौन सा इंफॉर्मेशन किस टेबल में कैसे रिपोर्ट होना है ये आपको पता होना चाहिए, जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ. सो बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट GSTR 99C, बिकॉज फॉर GSTR 9C I will have a separate video. In this video I will be covered for GSTR 9, but basic information you should know about GSTR 9, GSTR 9C. GSTR 9 and GSTR 9C, while you talk about the eligibility, GSTR 9 is applicable for all those taxpayer whose aggregate annual turnover is more than 2 crore in a फाइनेंशियल ईयर 2022 एंड 2023. यानी अगर आपका फाइनेंशियल ईयर 22-23 में आपका टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा है, तो आपके ऊपर GSTR 9 अप्लीकेबल है. सिमिलरली अगर आपका एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर 22-23 में 5 करोड़ से ज़्यादा है, तो आपके ऊपर GSTR 9C भी अप्लीकेबल है. तो GSTR 9 एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर मोर देन 2 करोड़, GSTR 9C एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर मोर देन 5 करोड़. GSTR 9C was previously signed by the chartered accountant or cost accountant who were in practice, but ये अभी सेल्फ सर्टिफाइड हो गया है. मतलब किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट से आपको सर्टिफाई करने की जरूरत नहीं है, अब सेल्फ सर्टिफाइड है. आप खुद से उसको एसेस कीजिए एंड सर्टिफाई करके उसको अपलोड कीजिए. GSTR 9 अप्लीकेबल फॉर ऑल दोस टैक्स पेयर जिसका भी टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर है. यानी अगर एक टैक्स पेयर की 5 ब्रांचेस एंड हर ब्रांचेस की टर्नओवर, लेट्स सपोज किसी का 1 करोड़ 50 लाख है, किसी का 1 करोड़ 70 लाख है, किसी का 1 करोड़ 80 लाख है, किसी का 1 करोड़ 90 लाख है और किसी का 1 करोड़ 95 लाख है. टर्नओवर 2 करोड़ से नीचे है, लेकिन ओवरऑल अगर हम 5 ब्रांचेस की टर्नओवर क्लब करें, राइट, तो ये 5 करोड़ से भी ऊपर हो रहा है. क्या GSTR 9 अप्लीकेबल है? क्योंकि हर ब्रांचेस का जिसका सेपरेट GSTR नंबर है, क्या ये GSTR 9 अप्लीकेबल है? ऑफ कोर्स अप्लीकेबल है, बिकॉज जब आप एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर की बात करते हैं, दैट इज कंसीडर्ड बेसिस ऑफ योर पैन नंबर. आपके पैन बेस पे कितना आपका एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर. इट मीन्स माइट बी यू हैव ए 2 ब्रांचेस और 20 ब्रांचेस, डजंट मैटर. What is important here is that whatever the turnover that you have on a PAN base, you have to simply take that number, right? So इस केस में अगर 5 ब्रांचेस है एंड रेवेन्यू अगर आपका 5 करोड़ से ऊपर है, तो आपके ऊपर GSTR 9 भी अप्लीकेबल है. तो GSTR 9 2 करोड़ से ऊपर एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर पैन बेसिस, GSTR 9 5 करोड़ से ऊपर पैन बेसिस. अगर आपका टर्नओवर है तो आपके ऊपर GSTR 9 एंड GSTR 9C अप्लीकेबल है. नाउ व्हाइल यू टॉक अबाउट GSTR 9, in GSTR 9 there are 6 पार्ट, 19 टेबल, 6 पार्ट में 19 टेबल आपको फिलअप करने हैं, 19 टेबल्स आपको फिलअप करने हैं.
Now you have to remember all this table. You should know about the transactions, which transactions is important for which table. ये important है, ये important है. So while you are going to furnish the GSTR 9, you should remember all those 19 table, कौन सा transactions किस table में कब relevant है, ये आपको find करना है और उस table पे place करना है, right? And then you will be able to furnish correct GSTR 9. One more important thing, my dear friend, ladies and gentlemen, GSTR 990 is the fundamental document for the authority, GST authority. So GST audit जब भी होता है ना, तो GST डिपार्टमेंट आपसे सबसे पहले GSTR 990 की कॉपी मांगता है, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द कंपाइलेशन डॉक्यूमेंट वेयर एवरी ट्रांजेक्शन इज रिपोर्टेड. जो आप GSTR 1, GSTR 3B और अदर ट्रांजेक्शन्स करते हैं ना, हर महीने करते हैं, हर क्वार्टर में करते हैं, इन सब का रिपोर्टिंग आपका GSTR 990 में होता है. इसी वजह से आपका अथॉरिटी, आपका डिपार्टमेंट आपसे सबसे पहले GSTR 9, GSTR 9C की कॉपी मांगता है. So make sure that while you are going to furnish the GSTR 990, you are populating the information correctly in a correct table. That is going to help you. So GSTR 9, 19 tables जो आपको fill up करने हैं. Now GSTR 9 table number 1, 2, 3A, 3B. Simple basic informations. Your GSTR number, your trade name, your legal name, ये सारे informations आपको इसमें भरने हैं. Right? Starting, the important point is from table number 4. Table 4 is pertaining to the transactions of advance received, inward supply, outward supply made during the year on which tax is payable. यानी advance received, inward supply on which RCM is applicable, and outward supply जिसके ऊपर आपकी टैक्स की लायबिलिटी बनती है, ये आपको टेबल नंबर 4 में रिपोर्ट करना है. सो आप अपने बिजनेस में देखिए, हर वो ट्रांजेक्शन जिसके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी बनती है, वेदर इट इज B2C अनरजिस्टर्ड, B2B एक्सपोर्ट विद पेमेंट ऑफ टैक्स, सप्लाई टू SEZ विद पेमेंट ऑफ टैक्स, एडवांस दैट इज स्टिल reported in your GSTR against which you have not raised the invoice. यानी एडवांस जिसका आपने इनवॉइस रेज नहीं किया, अभी भी वो एडवांस आपके रिपोर्ट हो रहे हैं, उसके ऊपर जो GST आपकी पे हुई है, राइट, दैट वुड बी रिपोर्टेड. हर वो ट्रांजेक्शन जिसके ऊपर आपकी टैक्स लायबिलिटी क्रिएट होती है, दैट वुड बी रिपोर्टेड इन GSTR 9 टेबल नंबर 4, राइट. B2C, B2B, import of service, import of goods, export with payment of tax, supply to SEZ with payment of tax, ये सारे ट्रांजेक्शंस, एडवांस, ये सब कुछ आपके रिपोर्ट होंगे GSTR 9 टेबल नंबर 4 के अंदर. यानी हर वो ट्रांजेक्शन जिसके ऊपर आपकी टैक्स लायबिलिटी क्रिएट होती है, दैट वुड बी रिपोर्टेड इन GSTR 9 टेबल नंबर 4. विद दैट टेबल नंबर 5 क्या है? टेबल नंबर 5 ट्रांजेक्शन्स पर्टेनिंग टू योर आउटवर्ड सप्लाई ऑन विच टैक्स इज नॉट पेबल. यानी हर वो ट्रांजेक्शन्स जिसके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी नहीं बनती है, टैक्स की लायबिलिटी नहीं क्रिएट होती है, दैट वुड बी रिपोर्टेड इन टेबल नंबर 5. सो इन दिस टेबल दैट वुड बी एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, सप्लाई टू SEZ विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, exempted supply, nil rated supply, right? And with that, the non-GST supply would also be reported here. Non-GST supply would also be reported here. तो ये आपकी वो ट्रांजेक्शन जिसके ऊपर आपकी टैक्स की लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती है, दैट वुड बी रिपोर्टेड इन GSTR 9 टेबल नंबर 5. GSTR 4 वो ट्रांजेक्शन जिसके ऊपर आपकी टैक्स की लायबिलिटी क्रिएट होती है, जिसके ऊपर आपने लायबिलिटी क्रिएट किया हुआ है. GSTR 9 टेबल नंबर 5 हर वो ट्रांजेक्शन जिसके ऊपर आपकी टैक्स की लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती है. सो विद द टेबल नंबर 4, 5 you have to see table number 9, because why it is important, I'm just going to give you the understanding from outward supply perspective and then inward supply perspective, because ये आपके लिए easy रहेगा कौन सा टेबल किससे लिंक्ड है, that you should know. Table number 4, table number 5, with that you have to know table number 9. And why table number 9? Because whatever the transaction that you have reported in table number 4, so whatever the tax liability that you have
created, that would be reported in table number 9. जितने भी आपके टैक्स पेड हुए ना ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, दैट वुड बी रिपोर्टेड इन टेबल नंबर 9. सबसे बड़ी खासियत टेबल नंबर 4, टेबल नंबर 5, टेबल नंबर 9, हर वो ट्रांजेक्शन जो आपने रिपोर्ट किया है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, मींस whatever the transaction that you have done in a period April 2022 to March 2023 would be reported under these table. So जब आप उस ट्रांजेक्शन की बात करते हैं अप्रैल 2022 टू मार्च 2023 एंड देन अप्रैल 2023 टू अक्टूबर 2023, दो कैटेगरी आप रखें. April 2022 to March 2023, all those transactions that will be reported in table number 4, table number 5 and table number 9. April 2023 to October 2023, that would be reported in separate tables that I'm going to discuss, right? So table number 10 and table number 11, with that table number 14 you have to read. Table number 10 and table number 11. So any adjustment or any debit note that you have raised in a period April 2023 to October 2023, and for that the transaction is pertaining to the financial year 2022 and 2023. यानी हर वो ट्रांजेक्शन जो कि आपका पर्टेन करता है 1 अप्रैल 2022 टू मार्च 2023, जिसका आपने सब्सिक्वेंट एडजस्टमेंट और डेबिट नोट रेज किया है इन ए पीरियड अप्रैल 2023 टू अक्टूबर 2023, ये आपका रिपोर्ट होगा टेबल नंबर 10 के अंदर. सो टेबल नंबर 11, हर वो ट्रांजेक्शंस, हर वो एडजस्टमेंट, हर वो क्रेडिट नोट जो कि पर्टेन करता है अप्रैल 2022 टू मार्च 2023, लेकिन आपने बुक किया हुआ है इन ए पीरियड अप्रैल 2023 टू अक्टूबर 2023, सो दैट वुड बी रिपोर्टेड इन टेबल नंबर 11. बहुत ही सिंपल है. फाइनेंशियल ईयर आपका क्लोज हो गया, मार्च 23 आपने क्लोज कर दिया. So what you will do when your customer is asking you to revise the invoice and provide the fresh invoice, what you will do, you will go and open the period of March, February 2023, and you will simply reverse the invoice in a period April 2023 to October 2023 and raise the fresh invoice. So कोई भी एडजस्टमेंट अगर आप करते हैं डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, जिसके वजह से अगर आपकी लायबिलिटी इंक्रीज करती है तो टेबल नंबर 10 में रिपोर्ट करना है, लायबिलिटी डिक्रीज करती है तो आपको टेबल नंबर 11 में रिपोर्ट करना है. ये बहुत ही सिंपल है. टेबल नंबर 10 एंड 11, उसकी जो एडजस्टमेंट, जो भी टैक्स की जो इम्पैक्ट पड़ता है उसको आपको रिपोर्ट करना है टेबल नंबर 14 में. सो टेबल नंबर 10 प्लस टेबल नंबर 11, इसका जो भी टैक्स लायबिलिटी का आपका इंक्रीमेंट होता है या डिक्रीजिंग होती है, that would be reported in table number 14. So if I summarize the table number 4, table number 5, table number 9, whatever the transactions that you have created during the financial year 2022-2023 and the transactions pertaining to where the tax liability is creating, tax liability is not creating, right? Both transactions, tax liability is creating, that would be reported in table number 4. Tax liability is not creating, that would be reported in table number 5. With that, whatever the tax paid during the financial year would be reported in table number 9. Any transactions pertaining to financial year 2022-2023 that you have reported in a period April 2023 to October 2023, and because of this transactions liability is increasing, tax part is increasing, that would be reported in table number 10, and liability is decreasing, tax part is decreasing, that would be reported in table number 11. And whatever the tax impact would be because of table number 10 and 11 would be reported in table number 14. तो ये कंप्लीट आपका आउटवर्ड सप्लाई का सिनेरियो था जिसके ऊपर आप सेल्स करते हैं, सर्विस का है, गुड्स का है, and where you have created that tax liability during the financial year or in a period April 2023 to October 2023, that would be reported in this 61. Now coming to the inward supply. Inward supply, table number 6, table number 7, table number 8, right? And corresponding, you have to read the table number 12 and table number 13, right? So if
5 table that you have to keep remember from the inward point of view. Now, table number 6, table number 7, table number 8. बहुत ध्यान से सुनिएगा. Table number 6, input tax credit that you have auto populated from GSTR 3B, table number 4A of GSTR 3B. जो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑटो पॉपुलेटेड GSTR 3B से होता है वो आपका टेबल नंबर 6 के अंदर फिट बैठता है, ऑटो पॉपुलेटेड आता है. एंड विद दैट वॉट एवर यू हैव द इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल, यू हैव टू क्लियरली गिव द सेग्रीगेशंस. टेबल नंबर 6 क्या है? 3B में जब आप इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करते हैं, सो देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ इनपुट लाइक B2B, B2C, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, बहुत सारे तरह का होता है. इनको आपको ना टेबल नंबर 6 में सेग्रीगेट करना है, इनको आपको सेग्रीगेट करना है. सो वट एवर द ऑटो पॉपुलेटेड इनपुट दैट यू हैव नाउ इन टेबल नंबर 6, you have to give the B2B input, whatever you have that you have to report in a table number 6, and then whatever you have the unregistered input, whatever you have a import of service, import of goods input, ये आपको रिपोर्ट करना है टेबल नंबर 6 के अंदर. सो टेबल नंबर 6 इज द अवेलेबलमेंट ऑफ योर इनपुट. जो भी इनपुट आपने अवेल किया हुआ है GSTR 3B में, उसका कंप्लीट ब्यौरा है GSTR 9 टेबल नंबर 6 के अंदर. With that, table number 7, so whatever the reversal that you have made, that would be reported in table number 7. Now table number 7, you have to know about rule number 37, rule number 39, 42, 43 and section 17 subsection 5. ये 5 आपके रिवर्सल्स की बात करते हैं, ये 5 आपकी रिवर्सल्स की बात करते हैं. होप यू रिमेंबर, अगर आप अपने सप्लायर्स को 180 दिन के बाद पे आउट करते हो तो आपका इनपुट टैक्स रिवर्स हो जाता है. इफ यू हैव मेड द पेमेंट टू योर सप्लायर बियॉन्ड 180 days, your input is getting reversed. That would be reported in rule 37, right? रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स ISD, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का जो है वो आपका 39 के अंदर आपको रिपोर्ट करना है. एंड देन रूल 42, 43 इज टॉकिंग अबाउट द कॉमन इनपुट रिवर्सल. इनपुट एंड इनपुट सर्विस का आपका जो कॉमन इनपुट होता है, अगर उसकी रिवर्सल की बात करते हैं, उसको आप रिवर्स करते हैं, दैट वुड बी इम्पैक्टेड टू रूल 42 एंड देन कैपिटल गुड्स का रूल 43. एंड नेगेटिव लिस्ट जो भी आपका है, अगर आप उसको दिखाते हैं राइट अपने GSTR 3B में, तो वो आपका यहाँ पे आएगा सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 के अंदर. यहाँ पे आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा अंडर टेबल नंबर 7. सो टेबल नंबर 7 इज टॉकिंग अबाउट द रिवर्सल ऑफ योर इनपुट. हर वो रिवर्सल जो आपने 3B में किया वो आपको यहाँ पे सिंपली रिपोर्ट करना है, राइट. विद दैट द टेबल नंबर 8 इज टॉकिंग अबाउट the auto populated input tax credit of your GSTR 2A. So जो आपका GSTR 2A से जो input आता है ना, auto populated input है, that would be come in table number 8, right? And with that you have to show your books of account input कितना है, आपने avail कितना किया, उन सब का input आपको टेबल नंबर 8 के अंदर रिपोर्ट करना है. तो अगर हम स्टिल 3 टेबल्स की बात करें, टेबल नंबर 6, 7, 8. टेबल नंबर 6 इज एक्सक्लूसिवली फॉर द अवेलमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट. टेबल नंबर 7 इज फॉर रिवर्सल ऑफ योर इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड टेबल नंबर 8 इज द रिकंसिलेशन ऑफ योर इनपुट टैक्स क्रेडिट. ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है. टेबल नंबर 6 जहां पे आप जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किए हुए उसका पूरा डेटा इसके अंदर आपको दिखाना होता है. 3B का जो भी इनपुट है उसके अगेंस्ट पे आपने B2B, B2C, इंपोर्ट, RCM, ये सब आपको यहाँ पे रिपोर्ट करना होता है. एंड देन जब आप टेबल नंबर 7 की बात करते हैं, रिवर्सल ऑफ इनपुट आपको यहाँ पे रिपोर्ट करना होता है. टेबल नंबर 8 की जब आप बात करते हैं तो टेबल नंबर 8 में आपका रिकंसिलेशन ऑफ इनपुट की बात करते हैं कि जो GSTR 2A में है और GSTR 3B में है, जो आपने रिपोर्ट किया था, राइट, वो सारा इनपुट जिसको जो आपने अवेलमेंट किया था उसकी पूरी रिकंसिलेशन की आपकी बात होती है GSTR 9 टेबल नंबर 8 के अंदर. विद दैट यू शुड नो अबाउट द टेबल नंबर 12 एंड टेबल नंबर 13. बहुत इंपॉर्टेंट है. एनी रिवर्सल that you have made in a period April 2023 to October 2023, that would be reported in table number 12. So whatever the input tax credit that you have made reversal pertaining to financial year 2022 and 2023, but you have done the reversal in a period April 2023 to October 2023, that would be reported in table number 12. And with that
whatever the input tax credit that you have availed in a period April 2023 to October 2023 pertaining to the financial year 2022 and 2023, that would be reported in table number 13. So reversal of input tax credit pertaining to financial year 2022-2023 booked in a period अप्रैल 2023 to अक्टूबर 2023, तो ये आपका टेबल नंबर 12 के अंदर आ जाएगा. एंड द input tax credit that you have availed in a period April 2023 to October 2023 but pertaining to the financial year 22-2023 would be reported in a table number 13. So now 6 table outward supply, 5 table inward supply. ये बहुत ही important tables है. ये बहुत ही important table है that you should know and report your transactions correctly. And with that, table number 15, demands and refund. If you have received any refund that you have report in a table number 15, table number 16 is talking about the deemed supply या services received from compositions dealer या goods sent on job work but not received, that would be reported in table number 16. टेबल नंबर 17 इज टॉकिंग अबाउट आउटवर्ड सप्लाई. जो आप करते हैं उसका HSN वाइज समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, दैट वुड बी रिपोर्टेड इन टेबल नंबर 17. टेबल नंबर 18 इज inward supply, जो input tax credit HSN wise, right, that would be reported in table number 18, but it is not mandatory, it is in fact not required because table number 18 is in the form but it is no more or less relevant for you. So you just ignore the table number 18. With that, table number 19 is talking about if you have any kind of differential, any kind of tax where you have paid the late fee, right, any kind of tax where you have paid the late fee payable versus paid, जो भी आपने पे किया हुआ late fee, that would be reported in table number 19. So these all are the tables that you should know from GSTR 9 point of view. And if you are going to fill up the informations in a correct manner, all those informations in a correct table, you will simply get the correct GSTR 9. And while you are going to have an audit from the department and while you have any scrutiny, basis of this information, you'll be completely provide the complete backend informations to the authority department. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. इन टेबल्स को आपको समझना पड़ेगा. टेबल 1 से 14 तक का टेबल जो है, जो आपकी इनवर्ड सप्लाई आउटवर्ड सप्लाई की बात करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. दैट यू हैव टू simply fill up the informations, correct informations in a correct table. While you file GSTR 9, you just segregate the informations that I'm going to tips you, that I'm going to give you the tips. अपने इंफॉर्मेशंस को, जो भी ट्रांजेक्शन्स आपके हैं उसको सेग्रीगेट कर दीजिए. ट्रांजेक्शन्स पर्टेनिंग टू फाइनेंशियल ईयर 2022 रिपोर्टेड इन 2022-2023, ट्रांजेक्शन्स पर्टेनिंग टू द फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 रिपोर्टेड इन ए पीरियड अप्रैल 23 टू अक्टूबर 23. आपको सेग्रीगेट कर दीजिए आउटवर्ड सप्लाई का, इनवर्ड सप्लाई का. नाउ यू हैव टू इंफॉर्मेशन. द इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 reported in a financial year 2022-2023, and the transactions pertaining to the financial year 2022-2023 reported in a period April 2023 to October 2023. इन ट्रांजेक्शन्स को आपने देख लिया. आप सिंपली उस ट्रांजेक्शन्स को आप इस टेबल्स पे फिलअप करना शुरू कीजिए. हर वो ट्रांजेक्शन्स जिसके ऊपर आपकी टैक्स लायबिलिटी क्रिएट होती है, लेट आई एम गोइंग टू समराइज हियर वेरी क्विकली. हर वो ट्रांजेक्शन्स जिसके ऊपर आपकी टैक्स लायबिलिटी क्रिएट होती है, दैट वुड बी रिपोर्टेड इन टेबल नंबर 4. हर वो ट्रांजेक्शन जिसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती है, दैट वुड बी रिपोर्टेड इन टेबल नंबर 5. whatever the tax that you have paid during the financial year, that would be reported in table number 9, 4, 5 plus 9 that you have to keep, right? Then table number 10, table number 11, any debit note or any adjustment that you have made in a period April 2023 to October 2023, and because of that the liability is increasing, would be reported in table number 10. Any credit note or any adjustment that you have made during the period April 2023 to October 2023, and because of this the liability is decreasing, would be reported in table number 11.
Table number 10, table number 11, whatever the tax impact would be reported in table number 14. आपका outward supply and tax related information complete हो गया. Now coming to inward supply, table number 6, table number 7 and 8. With that, you have to read table number 12 and table number 13. Table number 6 is talking about the availment of input tax credit. Whatever the input tax credit that you have availed in GSTR 3B, that will be auto-populated in GSTR 9 table number 6. आपकी इंफॉर्मेशन आ गए GSTR 3B में कितना आपने अवेल किया है. विद दैट यू हैव टू फिल अप द इंफॉर्मेशन दैट आपका B2B इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना अवेल किया हुआ है, B2C कितना किया हुआ है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस कितना है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स कितना है, RCMs कितना है, दैट वुड बी रिपोर्टेड इन टेबल नंबर 6. एंड विद दैट the reversal of input tax credit that would become under rule 37, 39, 42, 43 and section 17 subsection 5 that would be reported in table number 7. And the reconciliations of input tax credit that would be auto populated through GSTR 2A in your table number 8. And with that you have to reconcile that whatever the input tax credit that you have availed, that would be reconciled and keep in the table number 8. And with that the table number 12 and 13, जो table number 12 जो बात करता है आपका कि any input tax credit that you have reversed in a period April 2023 to October 2023 pertaining to the financial year 2022 and 2023, that would be reported in table number 12. And any input tax credit that you have availed in a period April 2023 to October 2023 pertaining to the financial year 2022-2023, that would be reported in table number 13. So these are the important table. You have to fill up the information, and if you find any difficulties in fill up the information, my dear friend, ladies and gentlemen, please comment on my inbox. I would be come and support you to file the GSTR 9 for you. Time come hai, 31st December 2023 is the last date for the financial year 2022-2023. My dear friend, ladies and gentlemen, इस पर revisions नहीं है, इसमें extensions नहीं है, अभी तक गवर्नमेंट ने नहीं करा है, right? So please make sure that you are going to file your GSTR 9 with all those information that I have explained to you. And if you find any further clarifications you need, please do not hesitate to comment on my inbox so that I would be help you to file or furnish your GSTR 9. This is Sajjan Singh signing out. Until we meet again, thank you very much.